वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। देश में सभी को न्याय मिले, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में एक अभियान लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम चल रहा है। इस अभियान के तहत जिला स्तर पर भी लोगों को न्याय मिले। देखिए, न्याय के लिए ही सारा संघर्ष है। इसके लिए यूपी के महत्वपूर्ण जनपद, जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों बड़ी तेजी से एक मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। अपर जिला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा उपाध्याय अपनी टीम के साथ लोगों को न्याय देने के लिए लगातार अपने प्रयास कर रही हैं। हर 3 महीने में लगने वाले लोक अदालत के परिणामों से ये भी साबित हो रहा है कि गत रविवार को जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इस दौरान लगभग 2 लाख वादों का निस्तारण किया गया। न्याय प्रणाली को लेकर अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा उपाध्याय क्या सोचती है और लोगों को न्याय कैसे मिले, उनके क्या प्रयास हैं, इन सब पर आज उनसे सीधी बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वास्तव में गरीबों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। तो हमारे साथ हैं ऋचा जी। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। ऋचा जी, न्याय को लेकर बात हो रही है और ये जो न्याय है ये हर किसी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है कि हमें जो न्याय है वो कैसे मिले, सस्ता न्याय कैसे मिले। और एक जो आम आदमी है जिसको वास्तव में इस न्याय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसको कैसे न्याय मिले, इसके लिए जो आपके प्रयास हैं ये क्या है? मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। सुप्रीम और माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार नालसा जो है वो गरीब लोगों के लिए, जिनके पास न्याय खुद न्याय चल के उनके पास जाए, ये एक ऐसी मुहिम उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। उसी के उसमें स्टेट लेवल पे सालसा द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं। हम इस पूरी स्कीम के दौरान हर साल में 4 लोक अदालत का निर्माण करते हैं और लोक अदालत इस स्तर पे लगाते हैं कि उसका एक्चुअल बेनिफिट जो है पब्लिक एट लार्ज को मिले और उन लोगों को मिले जो शायद किसी भी अक्षमता के कारण जो है अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसमें हम लोग जेलों में भी लोक अदालत लगाते हैं, मेगा लोक अदालत का निर्माण भी करते हैं। हम लोग कभी कभी किसी स्पेशल एक्ट के दौरान की कुछ अलग अलग लोक अदालतों का भी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हम लोग पैरा लीगल वॉलंटियर्स हर जगह प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी प्रकार की अगर पैरा लीगल वॉलंटियर्स, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशंस में भी हमारे होते हैं कि जिन लोगों के पकड़ के लिया जाता है, अगर उनके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो पैरा लीगल वॉलंटियर उस स्टेज पे ही उनको मदद कर देते हैं। ऋचा जी, ऐसा बोला जाता है कि जो वकील होते हैं इन लोगों के लिए, वो ऐसा माना जाता है, लोगों में एक भ्रम रहता है कि वो उतने सक्षम नहीं होते, या केवल उनको एक वैसी एक चुनाव कर लिया जाता है कि भाई चलिए इनका भी आप केस लड़ लीजिए, इनका ऐसा है। इस तरीके का एक भ्रम है लोगों में। जी, ये एक हो सकता है पहले किसी समय में ये स्थिति हो, लेकिन आज की डेट में जब हम इस तरह के वकीलों का चयन करते हैं तो हम पूरी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका पूरा पुराना वर्क एक्सपीरियंस, वो पूरा हम अच्छे से चेक करते हैं। इसके अलावा एक नई स्कीम जो है सालसा द्वारा लाई गई है, वो 23 जनवरी से लागू हुई है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर में भी उसका हमने एक हेड ऑफिस बनाया है, जिसमें एक चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल है, इसके अलावा 2 डिप्टी डिफेंस काउंसिल हैं, इसके अलावा 3 असिस्टेंट काउंसिल हैं। ये लोग जो हैं बहुत ही एजुकेटेड, उनकी क्वालिफिकेशन, इनफैक्ट उनको एक पूरा अच्छे से मानदेय उनका निर्धारित है कि ये मानदेय उनको महीने में मिलेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि उनकी पहले जो सिस्टम प्रोवाइड था, अगर उनको अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो उतने दिल से नहीं हो पाता था काम। लेकिन क्योंकि जब आप एक निर्धारित मानदेय होता है तो आदमी अपनी पूरी मेहनत और उससे काम करता है।
तो जो लीगल डिफेंस एड काउंसिल जो सिस्टम इस समय बनाया गया है, उसमें सबका मानदेय निर्धारित है, उनकी कार्य प्रणाली पूरी निर्धारित है, और उनको हमने उन्हीं स्टेजेस पे लगाया है, प्री जैसे अरेस्ट की स्टेज पे, अरेस्टिंग की स्टेज पे, जेल में, बेल की स्टेज पे, अपील की स्टेज पे, तो हर स्तर पे हमने प्रोवाइड किया है कि उनको जो आप ये सुविधा सुविधा प्रदान कर देंगे सकें। ये सब लोगों के लिए रहेगी, ऐसे लोग जिसके ऊपर क्योंकि क्राइम अलग अलग तरीके का है। पहले कहा जाता था कि लोक अदालतें केवल मध्यस्थता कर कर सबका एक फैसला कराती है, तो ये जो आप व्यवस्था बता रहे हैं इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। मैं इस व्यवस्था के बारे में यही आपको बताना चाहती हूँ। ये जैसे बहुत साल पहले ये होता था कि ये प्रोसिक्यूशन एक सिस्टम है जो ये जी। कहने के लिए तैयार रहता था कि इस आदमी ने अपराध किया। अब हमारे पास गवर्नमेंट फंड पे ही एक ऐसा सिस्टम उपलब्ध है जो ये भी कहेगा कि नहीं, इस आदमी ने अपराध नहीं किया, मतलब उसके बचाव करने के लिए भी एक सिस्टम जनरेट हुआ है जो ये कहेगा कि इस आदमी ने अपराध नहीं किया, और उसके बचाव के लिए जो लीगल पैरामीटर्स जो हैं उसमें वो अपना भरसक प्रयास करेगा। वो जब से उस एक्यूज की जो अरेस्टिंग होती है, जब से उसको अरेस्ट किया जाता है, वहाँ से उसकी कार्रवाई शुरू होगी। इनफैक्ट वो इन्वेस्टिगेशन में डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जो काउंसिल हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में भी देख सकते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किस किस स्तर पर चल रही है। जिस तरह से एक प्राइवेट काउंसिल काम करता है, वो बिल्कुल उनको सब कुछ वो प्रोवाइडेड है कि वो उस तरह से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वो बेल प्रोवाइड भी करने के लिए पूरी प्रक्रिया करेंगे। वो अपील के स्तर पर भी, सेशन कोर्ट के स्तर पर भी, लोअर कोर्ट के स्तर पर भी, सभी जगह। और हमको सिर्फ इतना करना है कि जिसको वो सुविधा उपलब्ध चाहिए या उसको इस सुविधा का लाभ लेना है, उसको सिर्फ एक एप्लीकेशन मूव करनी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कि हमको इस लाभ की प्रदान करने की कोशिश करें। ऋचा जी, उसमें कुछ ऐसा सिलेक्शन तो नहीं रहेगा कि भाई ये गरीब आदमी है या इसको आवश्यकता है या इसको नहीं आवश्यकता, कोई भी ले सकता है उसको? जी, कोई भी ले सकता है। और आवश्यकता के स्तर पर यूजुअली जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो उन्हीं के लिए जो स्कीम बनाई गई है वो उन्हीं के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से या किसी और अक्षमता के कारण अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज न्याय सबको मिलना चाहिए, और न्याय गरीब को मिलेगा तो मुझे लगता है कि और बेहतर स्थिति हो जाएगी न्याय। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी आप कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो जेलों के अंदर हैं और उनको आज भी ना तो सजा हुई है लेकिन उनकी पैरवी कोई नहीं कर पा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था? जी, उन्हीं के लिए इसमें लेवल जो डिफेंस काउंसिल सिस्टम में जो काउंसिल्स हैं, उनको ये डायरेक्शन है कि वो रेगुलर विजिट करेंगे जेल में, और ऐसे लोग जिनके अपने वकील नहीं कर पा रहे हैं या जमानती होने के बाद भी उनकी जमानती नहीं होने के कारण और जमानत होने के कारण भी वो जेल से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसके अनुक्रम में वो उनकी प्रार्थना पत्र ही संबंधित न्यायालय में पेश करेंगे। हम भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वहाँ पे रेगुलर विजिट करते हैं और उनके उस संबंध में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो मूव करते हैं, तो वो रेगुलर विजिट जो है वो जेल में करेंगे, जिससे वो पूरी वास्तविक स्थिति से उनको अवगत हो और वो उस स्तर में काम कर सकें। तो जैसे कि गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है और आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि बहुत सारे लोगों की एक शिकायत ये रहती थी कि हमें पता नहीं लग पाता कि लोक अदालत कब लगती है, या हमें ये नहीं पता कि उसका एक प्रोसेस क्या है, मतलब हमें कैसे लोक अदालत के अंदर जाएं या कैसे हम आपसे मदद मांगे, तो उसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, नेशनल लोक अदालत जो है साल में 4 बार लगती है और यूजुअली सेकंड सैटरडे को लगाई जाती है। उसकी तिथि जो है अभी एक मेरे ख्याल से सितंबर में लगेगी और एक दिसंबर में लगेगी, जो बाकी बची हुई है। मई की लोक अदालत ख़त्म हो चुकी है। आपको अगर लोक अदालत का बेसिक अगर हम पूछें कि लोक अदालत है क्या, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम दोनों पार्टी को सुनकर उनका वो मुकदमा जो ऑलरेडी कोर्ट में आ चुका है या ऐसा मुकदमा जो अभी कोर्ट आने की स्थिति में हो सकता है, ऐसे ही दोनों प्रकार के मुकदमों का निस्तारण करते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ये है कि अगर एक भी पार्टी ये आके कह दे कि हम चाहते हैं कि इस मुकदमे का निस्तारण जो है लोक अदालत के थ्रू हो जाए, तो हम उन पार्टीज़ को बिठाते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो दोनों पार्टीज़ में मीडिएशन करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि न्याय शुल्क नहीं लगता है उसमें। दूसरा ये कि अगर इसमें कोई मैटर डिसाइड हुआ है तो उसकी अपील भी नहीं होती है। इसके अलावा ये कि अगर उसमें कोई मुआवजा या कोई हर्जा निर्धारित हुआ है तो थोड़ा इजी प्रोसेस से वो हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये है कि जो पूरी लिटिगेशन का जो प्रोसेस है उससे हटके वो समय प्रणाली जो है वो समय कम हो जाएगा और आपका मुकदमा जो है वो इजी तरीके से निस्तारित हो जाएगा। बट एक चीज़ ज़रूर है इसमें
कि दोनों पार्टी विलिंग होनी चाहिए, दोनों को अपना कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ स्वार्थ छोड़ के जब वो एक जगह आएंगे तभी उस मुकदमे का निस्तारत हो सकता है। ये एक बड़ी चीज़ है। जो एक आप अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि थानों में भी ये देखा जाएगा कि भाई किस व्यक्ति के लिए क्या आप कर सकते हैं, वास्तव में क्या उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई वकील कर पाए, या क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बेलेबल होती है लेकिन उनके पास कुछ होता नहीं है तो वो बेचारे वो भी जेल भेज दिए जाते हैं। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, मतलब ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि रोज़मर्रा में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके पास ऐसी स्थितियां नहीं होती कि भाई वो किसी वकील को एकदम कर लें, तो वो पहले तो वो जेल ही चले जाएंगे, उसके बाद फिर वो पता लगेगा उसको कि भाई ऐसा कुछ होता है। तब तक एक जेल की जो भीड़ है जिसको लेकर लगातार ये बात हो रही थी कि बहुत सारे मुकदमे आज पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे चिन्हित करेंगे कि जो लोग आ रहे हैं और उनको एक ये पता रहना चाहिए कि भाई अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है और यहाँ पर हमें चाहिए मदद, तो वो त्वरित मदद के लिए कैसे जा सकता है? देखिए, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है और मेरा प्रयास भी यही है कि जितना मैक्सिमम हम इस डिफेंस काउंसिल सिस्टम का जो है प्रचार प्रसार कर पाएँ, जितने एक्चुअली जो जनता है उसको इसके बारे में पता चल पाए। इसीलिए हमने इसका प्रयास किया है कि जैसे आपके पास भी आज मैं इसीलिए हूँ कि इसका प्रचार प्रसार हो पाए। इसके अलावा हमने न्यूज़पेपर्स में भी इसकी एडिशंस करे हैं। इसके अलावा हमने सारे जिले के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे अपने चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जो चीफ हैं उनका फ़ोन नंबर या उनकी पूरी जो टीम है उनके फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा जितने भी बड़े अधिकारी हैं जहां से इसका प्रचार हो सकता है, जैसे पुलिस आयुक्त के पास, जिला अधिकारी के पास, डीपीओ के पास, जहां जहां जिस सिस्टम में इन डिफेंस काउंसिल्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम इनकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और नंबर भी प्रोवाइड कर चुके हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो इनको संपर्क किया जाए। अच्छा, क्या पुलिस इसमें बाध्य रहेगी कि वो जो व्यक्ति आया है उसको वो नंबर दिए जाएं, अगर वो मांगता है कि भाई मेरे पास तो कोई वकील नहीं है, अगर वो आप मुझे कोई ऐसा बताइए कि जिसको मैं अपना वकील कर सकूं? जी, अगर वो मांगता है तो बिल्कुल उसको 100% उसको दिया जाएगा। ये उनकी एक बाध्यता तो अभी नहीं बनी है, लेकिन ये उनके लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए हर पुलिस स्टेशन में इनके जो फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं उनको चस्पा करवा दिया गया है, जिससे ये रहे कि मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, क्योंकि आप भी एक महिला है, खासकर महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ विशेष आपने और प्रावधान इसके अंदर किए हैं? देखिए, महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रावधान तो नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहा था कि इसमें एक महिला ज़रूर हो। तो एक हमारे पास एक असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल में जो काउंसिल हैं वो एक महिला हैं। तो यूजुअली जो महिलाओं से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो मैडम ही हैंडल करती हैं। और मुझे अपना इस बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब तक सचिव हूँ और मेरे आगे भी जितने भी होंगे, उनका सबका ये प्रयास रहता है कि कभी किसी को बीइंग अ महिला किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी महिला को कोई असुविधा ना हो। और मेरा नंबर मैंने अपने 2 जो असिस्टेंट्स हैं मैंने उनके नंबर भी अपने पैम्फलेट्स में दिए हैं कि कभी भी, हमारे पास एक जीमेल एड्रेस भी है, हमने उसको भी हर जगह चस्पा कराया है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की विधिक सहायता चाहिए तो उन नंबर और उस ईमेल एड्रेस में वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये विधिक सहायता के लिए प्राधिकरण ही देखेगा, या ये एक तरीके से अगर ये कहें कि प्राधिकरण में कोई नहीं मिल पा रहा तो डायरेक्ट जो काउंसिल्स आपने नियुक्त किए हैं उनके पास भी जा सकते हैं? जी, उनके पास भी जा सकते हैं। उनके लिए भी एक पूरा एक सिस्टम जिला न्यायालय में है, उनका पूरा एक वो बनाया गया है, ऑफिस बनाया गया है जहाँ पे उनके नंबर प्रोवाइडेड है, जहाँ पे उनके चीफ बैठते हैं, तो वो डायरेक्टली उनको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उन्हें जिला विधिक प्राधिकरण में जाना पड़े, वो वहाँ पर भी जा सकते हैं। जी। तो जो इसमें एक सवाल लगातार ये रहेगा कि जो वकील जो रहेंगे तो वो निःशुल्क रहेंगे, क्योंकि उनको शुल्क तो प्राधिकरण दे रहा है जिस तरीके से भी उनको दे रहा है। तो जो लोग जमानती जिनके पास नहीं होते जी, उनके लिए क्या व्यवस्था प्राधिकरण के द्वारा या काउंसिल के द्वारा की जाएगी? देखिए, इस समय तो हम जिनकी जमानत हो चुकी है और जिनके जमानती नहीं है, तो कुछ गाइडलाइंस है माननीय उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की, हम उनके अनुसार उनकी आज भी हमारे द्वारा वो विजिट की गई, हमने उनकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है किन किन को इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है। हमने ये पूरा प्रयास किया है कि अगर 4 मुकदमे हैं और वो 2 मुकदमे में श्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो वो जिसने उसमें पहले मुकदमे में श्योरिटी दिए हैं वही बाकी के अन्य मुकदमे में वो श्योरिटी लग जाए, जिससे उन्हीं 2 श्योरिटी के आधार पे उसके सारे मुकदमों में उनका
रिहाई परवाना जारी हो सके। एक तो ये प्रयास है। एक प्रयास हमारा ये है कि हमने उनसे सबसे पर्सनली जो है वार्ता की है कि किन कारणोंवश या तो उनके जमानती नहीं आ पा रहे हैं या किस चीज़ की कमी है। अगर श्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है, इस कारण से उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, तो हमने ये एप्लीकेशंस बनाई हैं और हमने उनको संबंधित न्यायालयों में भेजा है कि उस श्योरिटी अमाउंट को कम कर दिया जाए, जिससे कि वो अपनी जमानत के बाद एटलीस्ट रिहाई हो जाए। तो ये एप्लीकेशंस जो हैं ये हमने बनाई हैं और हमने इस चीज़ में 1 to 1 जो है उस अक्यूज से बात करी है कि किस कारणवश वो अपना जमानती नहीं दे पाया है। अच्छा ऋचा जी, क्योंकि आपका प्रयास लगातार चल रहा है, अगर गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो अभी तक ऐसे कितने केस आपके सामने आए जिसमें उनको इस आपकी पूरी योजना से लाभ मिला है? देखिए, डिफेंस काउंसिल सिस्टम में अभी तक अगर हम ये कहें कि हमारे पास कितने केसेस आ चुके हैं, तो हमारे पास 132 के करीब केसेस हैं और उसमें से अभी तक हमारी की जो फिगर है वो है 35 केसेस। 35 केसेस का पूरा निस्तारण हो चुका है। मतलब वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल एकदम खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अगर जमानती स्तर पे बोलें तो हमने इसका पूरा प्रयास है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 33 की फिगर थी जो अभी कट डाउन हो गई है, 10 पे रह गई है और इस समय हमारे पास ऐसे लोग जो श्योरिटी के कारण नहीं निकल पा रहे हैं तो सिर्फ 10 बचे हैं। तो जो लोक अदालत जब आपकी लगती है ऋचा जी, तो लगभग कितने लोग गौतम बुद्ध नगर में उस लोक अदालत में आ जाते हैं? देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बहुत अच्छे से उसका प्रचार करें और इस बार भी फुटफॉल बहुत अच्छा हुआ। और बेसिकली लोक अदालत में अगर हम ये सोचें कि हमारा कोई आपराधिक मुकदमा ऐसा है जो एक बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रिजनमेंट से या उस तरह से पनिशेबल है, तो उनका निस्तारण तो नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल मुकदमों की एक क्राइटेरिया है जी। सिर्फ वही वाद निस्तारित हो सकते हैं जो कंपाउंडेबल शमनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो उस हिसाब से जो शमनीय अपराध हैं उसमें भरसक प्रयास रहता है संबंधित न्यायालयों का कि उनको अवगत कराएं कि ये अपने मुकदमे जो हैं इस तरह से लोक अदालत में निस्तारित कर सकते हैं। पेटी ऑफेंसेस ई चालान्स की बहुत अच्छा निस्तारण होता है हमारे जिले में। इसके अलावा वैवाहिक संबंधों पे आधारित जो मुकदमे होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। एमएसटी एक्ट से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं उनका निस्तारण होता है। इसके अलावा सक्सेशंस वगैरह जो उत्तराधिकार से संबंधित हैं, श्रम से रिलेटेड मुकदमे हैं, उनका निस्तारण होता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि गौतम बुद्ध नगर में जो एक पहल आपके द्वारा की गई है, इसमें जो वास्तव में जो आम आदमी है जिसके लिए ये बना है, मैं ये कहूँगा, जिसको कहा जाता है कि भाई ये गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति और शायद उसको उस काले कोट से एक डर भी लगता है कि कहीं मैं इतनी फीस कहाँ से लाऊंगा, तो शायद उसके लिए जो प्रयास है आपका वो कितना अब सक्सेस होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये मेरा तो प्रयास, मैं अगर ये कहूँ कि मेरा इंडिविजुअल का प्रयास है तो बिल्कुल कहना गलत होगा। ये हमारे उच्चतम न्यायालय जो हैं वो हमें समय समय पर जो दिशा निर्देश देते हैं, जो हमारे सचिव उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के हैं वो जो हमें समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, उसी के अनुपालन में हम लोग कार्य करते हैं। सहायता देने का प्रयास हमारा है। अगर हम अपनी लोक अदालत को देखें जो अभी विगत तिथि में गई है, उसमें हमारे यहाँ से निस्तारित हुए हैं 1,99,000 के करीब, लगभग इतने मुकदमे निस्तारित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फिगर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बहुत सफल नहीं हुए तो कुछ तो सफल हुए। मतलब लगभग गौतम बुद्ध नगर में लगभग 2 लाख लोगों को आपने एक उनका निस्तारण कर दिया। बिल्कुल, और आगे भी प्रयास रहेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि जिस भी स्तर पर हम कोई भी विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अगर किसी को भी विधिक सेवा की आवश्यकता है तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम उन तक पहुंच पाएं और उनको सुविधा प्रदान करें। मतलब जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उससे लगता है कि लोगों का विश्वास आपके प्राधिकरण पर बढ़ा है। बिल्कुल, पहले से ज़्यादा निस्तारित हुए बात तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या होना चाहिए, या लोगों को इसमें कैसे आपके साथ जुड़ना चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए? देखिए, मेरा यही है कि जब हम अपनी कोई स्कीम निकालते हैं, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक वो स्कीम आम जनता तक पहुंच नहीं पाएगी, बिकॉज हर आदमी रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो इसीलिए प्रचार प्रसार से जो चीज़ अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक जनता तक पहुंचा पाएँ तो वो एक अच्छी चीज़ होगी कि अल्टीमेटली जिसको एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये जान सके कि हाँ, एक सिस्टम उसके लिए बना है जिसका वो यूज़ कर सकता है। तो जनता जितना इसका प्रचार प्रसार करे और अपना सहयोग हमको प्रोवाइड करे इसमें, क्योंकि वकीलों का बहुत सहयोग आपको चाहिएगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वकील भी अगर मैं कहूँ कि वकील हमारी सहायता नहीं करते तो ये गलत होगा। वकील भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सहायता करते हैं।
एक इंग्लिश का वर्ड है प्रो बोनो। जी। देयर आर सो मेनी एडवोकेट्स जो प्रो बोनो हमारी मदद करते हैं कि नहीं, अगर आप हमें लगता है कि नहीं हमें इस चीज़ के लिए ज़्यादा आवश्यकता है, तो जब हमने प्री लीगल उसके लिए हम एडवोकेट्स की लिस्ट बनाते हैं पैनल लीगल एडवोकेट्स के लिए, तो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ ऐसे बड़े वकीलों से कि कुछ काम हम प्रो बोनो करते हैं तो वो उसमें बिल्कुल बहुत खुशी से आगे बढ़ के आते हैं और वो उसमें हमारा सहयोग करते हैं। अच्छा ऋचा जी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं इस तरीके के, और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्या वो भी आपके साथ जुड़कर इस तरीके से इस मदद को और आगे लोगों के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो हमारी जो पूरी नियमावली है जो उसके अनुसार कार्य करें, बल्कि हमें उनका प्रयास हमेशा हमारे लिए सहायक ही रहता है। और क्योंकि एनजीओज एक्चुअली अगर वो दे आर वर्किंग फॉर द पब्लिक एट लार्ज, तो हमारे लिए हमेशा वो मदद ही रहती है। जब बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी बातें भी होती हैं, कुछ बच्चे मतलब क्राइम में आ भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था आपके प्राधिकरण में रखी गई है? देखिए, हमने ना अपने जुवेनाइल जस्टिस से जो संबंधित बालक होते हैं उनके लिए हमने अलग से पैनल लीगल एडवोकेट्स निर्धारित कर रखे हैं और उनको उसमें कोशिश करी है कि वो एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में। और हम वहाँ पे खुद भी जाके समय समय पर ऑब्जर्वेशन होम में विजिट करते हैं और वहाँ पे जाके विधिक जो जानकारी है वो उन बच्चों को देखते हैं। इनफैक्ट आजकल हम उनको पॉक्सो के बारे में भी एक जानकारी दे रहे हैं, बिकॉज मीडिया और फ़ोन की वजह से बच्चों की इतनी वास्ट नॉलेज हो गई है, बट समहाउ ना जानते हुए भी वो कुछ ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका परिणाम उनको नहीं पता होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं हमारे अपने स्तर पर, और हमने उनकी कोशिश करी है कि जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं और जो पैनल लॉयर्स हैं जो बच्चों से संबंधित हैं, वो सभी उस लॉ में एक्सपर्ट हों। नहीं, बिल्कुल, और ये बड़ी बात है और लगातार आपके प्रयास हैं और प्रयास अच्छे हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि न्याय सबको चाहिए। आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ ऋचा उपाध्याय जी। लगातार एक प्रयास चल रहा है और इस प्रयास के लिए सबको आगे भी आना चाहिए, क्योंकि न्याय जो है वो सबको मिलना चाहिए, और वैसे भी कहा गया है कि न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। तो इस खास विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।